फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल पावर में। पिछली वीडियो में हम सॉइल मैकेनिक्स के गुप्ता एंड गुप्ता बुक्स के क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने कर लिए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ऑफ पार्टिकल साइज range, which of the following is a measured of particle size range? Effective size, coefficient of uniformity coefficient, मतलब coefficient of uniformity जिसे कहते हैं, coefficient of curvature मतलब CC, और coefficient uniformity को कहते हैं CU, और none of the above। तो इसने पूछा है कि कौन इनमें से कौन सा है जो मेजर करता है पार्टिकल साइज रेंज को। तो इफेक्टिव साइज D10 होता है, आपने पढ़ा होगा, तीन चीज़ें आपने पढ़ी होगी, D60, D10, CU, CC, ये चीज़ें तो आपने पढ़ी होंगी। तो इफेक्टिव साइज D10 होता है, ठीक है। तो जो पार्टिकल साइज रेंज होता है वो आपको कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी देगा। तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी आपने चीज़ें पढ़ी होंगी। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी जब ग्रेटर देन 4 होता है और ग्रेटर देन 6 होता है तो डिफरेंट टाइप्स की सॉइल के लिए ये होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर पॉइंट, 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। तो मैं कुछ पॉइंट ए देखिए, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट मतलब CU रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी रिप्रेजेंट क्या करता है, शेप ऑफ पार्टिकल साइज, नहीं, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन की शेप को डिनोट नहीं करता। ये आपका कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी के लिए गलत हो जाएगा। हाँ, ये जरूर बताता है कि वेल ग्रेडेड सोइल है या फिर आपकी यूनिफॉर्म ग्रेडेड सोइल है, ये चीज़ें जरूर बताता है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, लेकिन ये रिप्रेजेंट नहीं करता पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की, शेप ऑफ द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट नहीं करता, इसलिए ये गलत होगा। नेक्स्ट है आपका, फॉर ए वेल ग्रेडेड सोइल बोथ यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर मतलब CU एंड CC आर नियरली यूनिटी, नहीं, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की ग्रेटर देन 4 होती है और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की वैल्यू 1 से 3 के बीच में होती है। तो वेल ग्रेडेड सोइल के लिए तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसने कहा है 1 के बराबर, 1 नहीं होती, 1 से 3 के बीच में कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर होता है और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर देन 4 होती है, तो ये भी आपका गलत होगा। सी पॉइंट देखिए, ए सोइल इज सेड टू बी वेल ग्रेडेड if it has the most of the particle is about of same size, नहीं, सोइल वेल ग्रेडेड तब कही जाएगी तब आपके सारे पार्टिकल यूनिफॉर्म साइज के होंगे। समझ में आ रही है बात आपको, सेम साइज के आपके सेम साइज के होंगे सारे पार्टिकल तो आपका वेल ग्रेडेड सोइल नहीं होगी। जब आपके यूनिफॉर्म होंगे, ग्रेडिंग होगी, तब जाके आपका वेल ग्रेडेड सोइल करेगा। तो ये भी आपका क्या होगा, गलत होगा। तो डी आता है नन ऑफ द अबव, मतलब कि पॉइंट डी सही है, क्योंकि ये ही नन ऑफ द अबव मतलब इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर जो आंसर होगा आपका डी पॉइंट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ सोइल। मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट 2 होते हैं, CU ग्रेटर देन 4 और CU ग्रेटर देन 6। इन पे ही आपको कंडीशंस लगी हुई है कि CU ग्रेटर देन 4 होगा तो किस टाइप की सोइल होगी, और CU ग्रेटर देन 6 होगा तो किस टाइप की सोइल होगी। और एक कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर के लिए एक लिमिट होती है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 से 3 के बीच में होता है। तो सीधी सी बात है कि कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होती है आपकी, इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 होगी। इसमें लिखा है देखो, ऑलवेज लेस देन 1 नहीं, ऑलवेज इक्वल टू 1 नहीं, इक्वल टू और लेस देन 1 नहीं, इक्वल टू और ग्रेटर देन, मतलब कि एक से ज़्यादा या एक हो सकती है, इससे कम बराबर ये नहीं हो सकती, एक या एक से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा इक्वल टू ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन नंबर 29, अकॉर्डिंग टू अटरबर्ग्स द सोइल इज सेड टू बी मीडियम प्लास्टिसिटी इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स PI। अटरबर्ग लिमिट थी, अटरबर्ग लिमिट से आपने लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, ठीक है, श्रिंकेज लिमिट, 3 अटरबर्ग लिमिट है, उनसे हमने एक कर्व भी बनाया था, ठीक है। वो लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बीच में ग्राफ भी होता है। तो इसने ये पूछा है कि अटरबर्ग लिमिट के अकॉर्डिंग जो मीडियम प्लास्टिसिटी होती है, मीडियम प्लास्टिसिटी होगी तब आपकी मीडियम प्लास्टिसिटी पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे मैं आपको अटरबर्ग लिमिट के जो वैल्यू बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 29 के लिए, प्लास्टिसिटी इंडेक्स यदि 0 होगा प्लास्टिसिटी इंडेक्स तो आपका नॉन प्लास्टिक होगा, लेस देन 7 होगा तो लो प्लास्टिक होगा, 7 से 17 होगा तो मीडियम प्लास्टिक होगा और ग्रेटर देन 17 होगा तो हाई प्लास्टिक होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है मीडियम प्लास्टिक के लिए, तो मीडियम प्लास्टिक के लिए मैं यहाँ देख लेता हूँ 7 से 17 के बीच में होगी प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू। मीडियम प्लास्टिक के लिए कितनी होगी, 7 से 17 के बीच में होगी, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, फॉर मीडियम प्लास्टिसिटी 7 से 17 के बीच में होगी। ओके, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, इफ द नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ सोइल मास लाइज बिटवीन द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट द सोइल मास इज सेड टू बी। मैंने अभी बताया था आपको, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में एक ग्राफ होता है, ठीक है। उसमें ये कहता है जब वाटर कंटेंट आपका लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में होगा तो वो कौन सी स्टेट होगी। तो मैं आपको यहाँ एक कर्व के हिसाब से समझा रहा हूँ। ये आपका एक कर्व है जिसमें आपको
ये आपका वाटर कंटेंट दिया गया था, ये वॉल्यूम दिया गया है। तो यहाँ लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में वाटर कंटेंट बताया है। यदि लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में कंटेंट होगा तो वो आपका प्लास्टिक स्टेट के अंदर होगा। ठीक है, यदि आपका वाटर कंटेंट लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक लिमिट तक जाता है तो आपका वो कौन सा होगा, आपका वो प्लास्टिक स्टेट में होगा। ओके, प्लास्टिक से सेमी सॉलिड में जाएगा, सेमी सॉलिड से सॉलिड में जाएगा। तो लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट 3 तरीके की लिमिट होती है। तो यहाँ पे जो लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में चेंज हो रहा है तो वो सॉइल मास कहलाएगा आपका प्लास्टिक स्टेट में। यहाँ पे मैं यही समझा रहा हूँ आपको, यहाँ पे आपका आ जाएगा ये। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट है आपका द रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट माइनस में वाटर कंटेंट अपॉन में प्लास्टिसिटी इंडेक्स। लिक्विड लिमिट माइनस में वाटर कंटेंट WL माइनस में WN मतलब नेचुरल वाटर कंटेंट अपॉन में IP, ये होता है आपका टफ, ये आपका होता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स। कंसिस्टेंसी इंडेक्स को हम IC से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है WL माइनस WN अपॉन में IP, मतलब में लिक्विड लिमिट माइनस में नेचुरल वाटर कंटेंट अपॉन में प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो लिक्विड लिमिट माइनस में नेचुरल वाटर कंटेंट होता है, इसको हम WN से डिनोट करते हैं अपॉन में प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, कंसिस्टेंसी इंडेक्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका व्हेन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल इज ग्रेटर देन, व्हेन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल इज ग्रेटर देन द लिक्विड लिमिट, जब प्लास्टिक लिमिट आपकी ज़्यादा होगी लिक्विड लिमिट से, देन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज रिपोर्टेड बाय। अब यहाँ से देख लीजिए, इसने कहा है कि आपकी प्लास्टिक लिमिट ज़्यादा होगी लिक्विड लिमिट से तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स पूछा है। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है WL माइनस में WP, और सवाल में दिया है WP आपका WL से ज़्यादा है। यदि WP मान के चलो 10 है और WL यहाँ पे 8 है, तो 8 माइनस 10 करेंगे तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स -2 आएगा। लेकिन प्लास्टिसिटी इंडेक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता, और नेगेटिव यदि होता तो उसको हम 0 मानते हैं। तो IP हमेशा क्या लेके चलेंगे, 0, बिकॉज कैन नॉट बी नेगेटिव। तो IP 0 लेके चलेंगे। प्लास्टिसिटी इंडेक्स में हम ये कह सकते हैं कि जब ऐसी कंडीशन आती है तो कभी भी IP नेगेटिव नहीं सकता, IP 0 ही रहेगा। इसमें ये कह सकते हैं बिकॉज कैन नॉट बी नेगेटिव, ये अभी कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसको हम 0 कहते हैं। यदि IP की वैल्यू 0 है तो उसे सेंड कहेंगे। IP की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, क्ले के अंदर। जब क्ले कंटेंट ज़्यादा है तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, आपकी ज़्यादा होगी। ओके, तो यहाँ पे भी मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो प्लास्टिक लिमिट आपकी लिक्विड लिमिट से ज़्यादा है तो आपका क्या होगा, इसमें मैंने लिखा है 0, नेगेटिव नहीं लिखा, होता तो नेगेटिव क्योंकि प्लास्टिक लिमिट ज़्यादा है लिक्विड लिमिट से, लेकिन ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हमको इसको 0 कहेंगे। कभी भी नेगेटिव मत लगाना, प्लास्टिसिटी इंडेक्स कैन नॉट बी नेगेटिव। समझ आ रही बात, तो आपको हमेशा क्या लगाना है, 0। नेक्स्ट है आपका टफनेस इंडेक्स इज द डिफाइंड द रेशियो ऑफ, टफनेस इंडेक्स को IT से डिनोट करते हैं। ठीक है, टफनेस इंडेक्स का फॉर्मूला होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स। समझ में आ रही है, टफनेस इंडेक्स इज द डिफाइन द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी IT बराबर होता है IP अपॉन IF, मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन में फ्लो इंडेक्स। ये PhD WRD SSC तीनों के अंदर बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34, इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सोइल मास इज 0 देन सोइल इज। इसने कहा है जब IP 0 होगा, समझ में आ रही है बात, IP जब 0 होगा तो क्या होगा, सेंड होगी। जब मैंने यहाँ पे आपको बताया था इफ IP 0 प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 तो आपका सेंड, IP इज मैक्सिमम तो आपका क्ले। तो यहाँ पे क्या कहा है, मैंने यहाँ भी लिख दिया है IP 0 होगा तो सेंड, IP मैक्सिमम होगा तो क्ले। तो सेंड IP 0 है तो आपका क्या होगा, सेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, द एडमिक्सचर ऑफ कोर्सर पार्टिकल लाइक सैंड और सिल्ट टू क्ले कॉज, द एडमिक्सचर ऑफ कोर्सर पार्टिकल लाइक सैंड और सिल्ट टू क्ले कॉज। तो क्वेश्चन देखिए आप, वो ऑप्शन देखिए आप, डिक्रीज इन लिक्विड लिमिट एंड इंक्रीज द प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ये कह रहा है लिक्विड लिमिट को कम करेंगे और प्लास्टिसिटी इंडेक्स को बढ़ाएंगे, नहीं। ये इसमें क्या होगा, दोनों ही कम होंगे। जब एडमिक्सचर ऑफ कोर्सर पार्टिकल लाइक सैंड सिल्ट टू क्ले क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं लिक्विड लिमिट को, और प्लास्टिसिटी इंडेक्स दोनों को ये क्या करते हैं, कम करते हैं। तो इसमें पोर्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि एडमिक्सचर ऑफ कोर्सर पार्टिकल जैसे लाइक सैंड सिल्ट टू क्ले क्या कॉज करते हैं कि ये डिक्रीज करते हैं बोथ लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स, दोनों को ये क्या करेंगे, कम करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, सेलेक्ट ए करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट है, ए यूनिफॉर्म सॉइल हैज मोर स्ट्रेंथ देन स्टेबिलिटी। ये यूनिफॉर्म सॉइल हैज मोर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी देन ए नॉन यूनिफॉर्म सॉइल। ऐसा कोई ज़रूरी है क्या कि यूनिफॉर्म सॉइल है जो ज़्यादा स्ट्रेंथ रखते हैं कि कंपेयर देन नॉन यूनिफॉर्म सॉइल, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरा है, ए यूनिफॉर्म सॉइल हैज़ लेस स्ट्रेंथ। हाँ, यूनिफॉर्म सॉइल हैज़ लेस स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी देन ए नॉन यूनिफॉर्म सॉइल होता है। यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट डज नॉट अफेक्ट, देखिए आप, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट डज नॉट अफेक्ट द स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। एंड नेक्स्ट है यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ऑफ
पुअरली ग्रेडेड सॉइल इज मोर देन दैट ऑफ द वेल ग्रेडेड सॉइल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे जब कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी लेस देन होगा तो आपका नॉन यूनिफॉर्म सॉइल होगा। सीयू की वैल्यू 5 से 15 का होगा तो मीडियम यूनिफॉर्म सॉइल होगी, और सीयू ग्रेटर देन 15 होगा तो लेस यूनिफॉर्म सॉइल होगी। सी इज द कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होगा। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 37। द फॉलोइंग इंडेक्स प्रॉपर्टी वर डेजिग्नेटेड फॉर सॉइल। 4 सॉइल प्रॉपर्टी दी हुई हैं और उसमें लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट दिया हुआ है, और इसने पूछा है कि कौन सी सॉइल है जो क्ले कंटेंट, क्ले पार्टिकल ज़्यादा रखती है। तो ए के लिए लिक्विड लिमिट दी है, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, और प्लास्टिक लिमिट भी दी हुई है 0.23, 0.17, 0.21 और 0.26। तो अपन इसको कैसे निकालेंगे? अपन यहाँ से प्लास्टिसिटी इंडेक्स आई पी निकाल सकते हैं। आई पी क्या होता है? डब्ल्यू एल माइनस में डब्ल्यू पी। तो यहाँ से डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू, अब यहाँ क्या है, लिक्विड लिमिट क्या है, इसमें ज़्यादा है, और लिक्विड डब्ल्यू और प्लास्टिक लिमिट यहाँ कम है। तो जिसमें प्लास्टिसिटी सबसे कम होगी वो केस में ही तो आपका क्ले कंटेंट क्या होगा? ज़्यादा होगा ना। तो सबसे कम प्लास्टिक लिमिट कहाँ है? ये 0.17। यदि ये ज़्यादा होती तो प्लास्टिसिटी क्या होता आपका यहाँ में से यदि प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू कम है तो वो क्ले कंटेंट आपको ज़्यादा देगा। और यहाँ पे लिक्विड लिमिट की 0.49 है। आपका ए वही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे जो लिक्विड लिमिट 0.50 है, प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू ज़्यादा है कंपेयर देन सॉइल बी के। और पार्टिकल तो अपनी रेंज से बाहर ही है, ए और बी का ही है, इसलिए बी पार्टिकल होगा जो सॉइल कंटेंट मोर क्ले पार्टिकल रखता है। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट ऑफ प्लास्टिक लिमिट। नेक्स्ट है द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल विच रिप्रेजेंट द बाउंड्री बिटवीन प्लास्टिक स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। मैंने आपको करो से बताया था प्लास्टिक स्टेट टू लिक्विड स्टेट होगा तो आपका क्या होगा? जब बात आई थी लिक्विड लिमिट टू प्लास्टिक लिमिट, तो मैंने क्या कहा था? प्लास्टिक स्टेट में। अब बात आ रही है प्लास्टिक स्टेट टू लिक्विड स्टेट, तो आपका लिक्विड लिमिट होगा। यहाँ पे देख लीजिए चाहे आप, द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल विच रिप्रेजेंट द बाउंड्री बिटवीन द प्लास्टिक स्टेट एंड टू एंड लिक्विड स्टेट। तो प्लास्टिक एंड लिक्विड स्टेट होगा तो लिक्विड लिमिट होगा, और यदि यहाँ होता लिक्विड लिमिट टू प्लास्टिक स्टेट तो आपका प्लास्टिक लिमिट होगा। ये पूरा का पूरा करो आप देख सकते हैं। यदि प्लास्टिक टू लिक्विड होगा तो लिक्विड स्टेट, लिक्विड टू प्लास्टिक तो मैंने आपको बताया था प्लास्टिक स्टेट में। ठीक है, ओके। ये वॉल्यूम यहाँ पे लिखा है सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक, ये वाटर कंटेंट है, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट। यहाँ पे वॉल्यूम लिक्विड लिमिट का, प्लास्टिक लिमिट का और श्रिंकेज लिमिट का। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज मोर प्लास्टिसिटी इंडेक्स। आपको बताया था आई पी 0 होता है किसके लिए? आई पी किसके लिए 0 होता है? सैंड के लिए। और अब आई पी मैक्सिमम किसके लिए होता है? क्ले के लिए। तो मोर प्लास्टिसिटी इंडेक्स कौन रखेगा? क्ले आपका क्या होगा? मोर प्लास्टिसिटी इंडेक्स रखेगा। नेक्स्ट है एट लिक्विड लिमिट सॉइल प्रोसेस। लिक्विड लिमिट पर सॉइल, ऑल सॉइल, सभी सॉइल कैसे रहते हैं? उनकी सीरेशन क्या होती है? नियरली 0 होती है। एट लिक्विड लिमिट पर सॉइल की सारी सीयर स्ट्रेंथ क्या होती है? नियरली 0 के बराबर होती है। तो अपने ये तो मैंने आपको बेसिक बताया है। इसमें ऑप्शन देखिए, सीयर स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड, सेम सीयर स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड, सेम सीयर स्ट्रेंथ रखती है किसी, सारी सॉइलें लिक्विड लिमिट पे सेम सीयर स्ट्रेंथ रखती है स्मॉल मैग्नीट्यूड का, उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और सेम सीयर स्ट्रेंथ रखती है, बहुत कम मैग्नीट्यूड होता है उनका। दूसरा ऑप्शन दिया है सेम सीयर स्ट्रेंथ एंड लार्ज मैग्नीट्यूड, ये गलत है। सीयर स्ट्रेंथ तो सेम होती है लेकिन लार्ज मैग्नीट्यूड नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। डिफरेंट सीयर स्ट्रेंथ गलत है, ये भी डिफरेंट नहीं रखता है। एंड डिफरेंट सीयर स्ट्रेंथ ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड, ये भी गलत है। तो एट लिक्विड लिमिट्स ऑल सॉइल पॉजेस, मतलब ऑल सॉइल कंटेन करती है सेम सीयर स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द मटेरियल ऑफ द बेस ऑफ द कैसाग्रांडे लिक्विड लिमिट डिवाइस ऑन विच द कप कंटेनिंग सॉइल पेस्ट ड्रॉप इज सॉफ्टर देन द स्टैंडर्ड हार्ड रबर देन। तो इसमें पता है आपको कि यदि सॉफ्ट रबर यूज में लेंगे तो आपकी लिक्विड लिमिट ज़्यादा होगी, और हार्ड रबर लेंगे यूज में तो आपकी लिक्विड लिमिट क्या होगी? लिक्विड लिमिट आपकी इसमें कम होगी। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर सॉफ्टर रबर यदि यूज लेते हैं तो हाई लिक्विड लिमिट होती है, और हार्डर रबर यूज में लेते हैं तो आपकी लो लिक्विड लिमिट होगी। तो यहाँ पे जो पूछा है इसने कहा है कि जो लिया है वो सॉफ्टर देन द स्टैंडर्ड हार्ड रबर, तो क्या होगा? तो यहाँ पे लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल ऑलवेज इंक्रीज होगी, क्योंकि सॉफ्ट रबर यूज में लिया जाता है कंपेयर देन हार्ड रबर के कंपेयर में आपने सॉफ्ट रबर यूज में लिया है तो आपका जो हाई लिक्विड लिमिट क्या होगी? आपकी हाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। अकॉर्डिंग टू आईएस क्लासिफिकेशन द रेंज ऑफ सिल्ट पार्टिकल, सिल्ट साइज पार्टिकल, मतलब सिल्ट के लिए पार्टिकल का साइज बताना है। तो ग्रेवल, सैंड और सिल्ट के लिए अलग अलग होता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए 80 mm से 4.75 mm होगा तो ग्रेवल, 4.75 mm से 75 माइक्रोन होगा तो सैंड होगी आपकी, 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन होगा तो सिल्ट, और लेस देन 2 माइक्रोन होगा तो आपका क्ले। उसने पूछा है सिल्ट के लिए, तो सिल्ट के लिए क्या होगा?
सिल्ट के लिए बताया आपको 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लीजिए आप 0.0075, 75 माइक्रोन को कितना लिखेंगे 0.075 mm टू 2 माइक्रोन को कितना लिखेंगे 0.002 mm। तो सिल्ट के लिए ये वाला होगा। किले के लिए बात करते तो लेस देन 0.002 mm होगा आपका। ओके, तो आपका सिल्ट के लिए ये आ जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, हाईवे रिसर्च बोर्ड ऑफ HRB क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इज बेस्ड ऑन। हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इज बेस्ड ऑन, ये दोनों पे डिपेंड करता है। पार्टिकल साइज कंपोजिशन पे भी डिपेंड करेगा आपका, और फिजिक आपकी प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी डिपेंड करता है, एक सिंगल पे डिपेंड नहीं करता। हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड किस पे बेस है, दोनों पे, पार्टिकल साइज कंपोजिशन एंड प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उस पर डिपेंड करता है। ये नहीं कि आप सिंगल के लगा के आओ, दोनों पे ही ये क्या करता है, बेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इनऑर्गेनिक सॉइल विथ लो कंप्रेसिबिलिटी आर रिप्रेजेंट बाय। इनऑर्गेनिक सॉइल विथ लो कंप्रेसिबिलिटी, लो कंप्रेसिबिलिटी में का मतलब होती है लिक्विड लिमिट जब आपकी 35 से कम हो। ठीक है, जब तो आपको देखिए यहाँ पे ये आपका कर्व है जो लिक्विड लिमिट के बीच में और प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बीच में ग्राफ है। ये आपकी ए लाइन है, ठीक है, और एक यू लाइन भी होती है। तो ए लाइन के लिए यहाँ पे जो इसके ऊपर जो ए लाइन के अबव होगा वो आपका सिल्ट होगा, और ए लाइन के जब बिलो होगा तो वो आपका क्ले होगा। यहाँ पे जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स 4 से 7 के बीच में वेरी करेगी वो आपका डबल सिंबल देता है CL और ML। ठीक है, एम का डिनोशन जो देते हैं हम किसके लिए देते हैं, सिल्ट के लिए देते हैं, और सी का जो डिनोशन देते हैं वो आपके किले के लिए देते हैं। तो जब लिक्विड लिमिट यदि 35 से कम होगी तो लो प्लास्टिक सॉइल होगी। यदि मीडियम प्लास्टिक में लिक्विड लिमिट की वैल्यू 35 से 50% के बीच में होती है, और हाई प्लास्टिक सॉइल के अंदर लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 50% होती है। तो मैंने यहाँ लिखा भी है, देखिए जब 30 के बाद 35 से 50 के बीच में जो है आपको ये देखिए मीडियम किले हैं, और ये मीडियम सिल्ट है जिसको डिनोशन क्या है MI और OI है। यहाँ पे हाई किले है, यहाँ पे हाई सिल्ट है। और जो डबल डिनोशन सिंबल की बात करें CL ML, तो वो आप जब प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू 4 से 7 के बीच में वेरी करेगी जब डबल सिंबल यूज में लेते हैं CL और ML। और ये आपको याद रखना है कि बिलो ए लाइन आपका सिल्ट है और अबव ए लाइन जो आपका किले है। किले को हम कैसे, किलो को डिलीट करते हैं C से, और सिल्ट को डिलीट कर रहे हैं हम M से। इक्वेशन ऑफ ए लाइन भी आपको याद रखनी है, IP बराबर 0.73 WL - 20 होता है। और लो प्लास्टिक सॉइल होती है लिक्विड लिमिट जब 35 से कम होगा, मीडियम में के लिए लिक्विड लिमिट 35 से 50 के बीच में होगा, और हाई के लिए लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 50% होगा। ओके, तो ये क्या कह रहा है ये देख लीजिए, ये कह रहा है इनऑर्गेनिक सॉइल विद लो कंप्रेसिबिलिटी। लो कंप्रेसिबिलिटी लो के लिए आपका ML, मतलब कि एम को लो सिल्ट आता है, और ये किसके बीच में भी लाई कर रहा है, ये आपका तो 35 से नीचे होता है, उसमें लाई कर रहा है। लो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, जो लिक्विड लिमिट आपके 35 से कम होगी, और 35 से कम होगी तब आपकी किसको डिनोट करते हैं 35 से कम के लिए ML को। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका सैंड पार्टिकल आर मेड ऑफ। सैंड पार्टिकल किससे बनते हैं, रॉक मिनरल से बनते हैं। जिप्सम में रॉक मिनरल्स होते हैं। SSC में एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सैंड पार्टिकल आर मेड बाय रॉक मिनरल, जो जिप्सम से बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46, द क्ले मिनरल विथ लार्जर स्वेलिंग एंड श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक्स। क्ले मिनरल ऐसा कौन सा जो सबसे लार्जर स्वेलिंग रखता है एंड श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। तो अपने पास 3 मिनरल है, केओलाइट, इलाइट और मोंटमोर्लोनाइट होता है। तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा स्वेलिंग प्रॉपर्टी रखता है वो होता है मोंटमोर्लोनाइट। इसके बारे में मैंने लिखा भी है कुछ। जो मोंटमोर्लोनाइट होता है वो क्ले मिनरल है, उसका वाटर बाउंड जो इसके अंदर वाटर बॉन्ड होते हैं, जो वाटर बॉन्ड होते हैं वो सबसे ज़्यादा वीकेस्ट बॉन्ड होता है। मोंटमोर्लोनाइट के अंदर जो बॉन्ड होता है वो वाटर बॉन्ड होता है और सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होता है। इसके अंदर मैक्सिमम चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू मॉइस्चर चेंज। जब इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट आता है तो मोंटमोर्लोनाइट के अंदर मैक्सिमम चेंज आता है। ठीक है, मतलब लार्जेस्ट स्वेलिंग उसके अंदर होती है। जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर आपका मोंटमोर्लोनाइट प्रेजेंट है, और बेंटोनाइट सॉल्यूशन के अंदर आपका मोंटोनाइट मिनरल प्रेजेंट है। तो मोंटमोर्लोनाइट ही एक ऐसा मिनरल है जिसके अंदर लार्जेस्ट स्वेलिंग है, क्योंकि ये सबसे बहुत छोटा पार्टिकल होता है, इसका साइज बहुत छोटा है और सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जो मोंटमोर्लोनाइट है इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है, और इसका सरफेस एरिया क्या होता है, और इसकी जो IP होती है वो भी क्या होती है आपकी मैक्सिमम होगी, क्योंकि क्ले कंटेंट है ना ये। तो इसकी IP क्या होगी आपकी मैक्सिमम होगी, और जिसकी IP 0 होती है वो तो सैंड होता है, और ये तो क्ले कंटेंट है तो इसकी IP क्या होगी आपकी मैक्सिमम होगी। और साइज इसका छोटा होता है इसलिए इसका सरफेस एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। यदि ठीक करना है तो हम लाइम स्टेबलाइजेशन करते हैं। जहाँ मोंटमोर्लोनाइट किसी सॉइल के अंदर ज़्यादा है ना, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, लाइम स्टेबलाइजेशन करते हैं ताकि उस पर हम स्ट्रक्चर बना सके। यदि आपने मोंटमोर्लोनाइट यदि किसी सॉइल के अंदर है, जैसे कि ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर है, तो वहाँ आप इजीली स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। वहाँ पे आपको उसको लाइम स्टेबलाइजेशन करना पड़ेगा उस सॉइल का, तब जाके, या फिर उसे रिमूव करना पड़ेगा, तब जाके आप वहाँ पे
आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है ना। तो इसने क्वेश्चन में यही कहा है कि ऐसा कौन सा मिनरल है जो लार्जेस्ट स्वेलिंग रखता है, और स्वेलिंग होगा तो श्रिंकेज भी होगा, तो वो आपका कौन सा होगा, मोंटमोलोनाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्पर्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। डिस्पर्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज एन अरेंजमेंट ऑफ कंप्रेसाइज पार्टिकल हैविंग डिस्पर्स। दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं सॉलिड स्ट्रक्चर, डिस्पर्स स्ट्रक्चर और फ्लैक्यूलेटेड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा है फ्लैक्यूलेटेड स्ट्रक्चर होते हैं उनके अंदर एज टू फेस ओरिएंटेशन होता है, और डिस्पर्स स्ट्रक्चर होते हैं उसके अंदर फेस टू फेस पैरेलल ओरिएंटेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ जो पूछा है वो इसने पूछा है डिस्पर्स टाइप के जो सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, तो डिस्पर्स में कैसे होंगे, फेस टू फेस पैरेलल ओरिएंटेशन होगा। और यदि पूछ लिया जाता था फ्लैक्यूलेटेड स्ट्रक्चर के लिए तो वो होगा एज टू फेस ओरिएंटेशन होता। ओके, नेक्स्ट है आपका इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती है, इफेक्टिव स्ट्रेस आप जब पढ़ोगे सॉलिड मैकेनिक्स के अंदर तो पार्टिकल टू पार्टिकल के बीच में दो कॉन्टैक्ट बिटवीन द पार्टिकल, इफेक्टिव स्ट्रेस है कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट फोर्स। इफेक्टिव स्ट्रेस जब दो पार्टिकल कॉन्टैक्ट करते हैं तो उसमें इफेक्टिव स्ट्रेस होती है। यदि सिंपल भाषा में समझा जाए तो इफेक्टिव स्ट्रेस कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट बिटवीन द पार्टिकल, कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट फोर्स है बिटवीन द पार्टिकल के अंदर, वही इफेक्टिव स्ट्रेस है। और इफेक्टिव स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर में टोटल स्ट्रेस माइनस में पोर वाटर प्रेशर। टोटल स्ट्रेस में से पोर वाटर प्रेशर को हम यदि घटा दें तो आपको इफेक्टिव स्ट्रेस मिल जाती है। इसने पूछा ये है कि इफेक्टिव स्ट्रेस है क्या, द स्ट्रेस इज पार्टिकल कंटेंट, ये गलत है, द एट ए फिजिकल पैरामीटर दैट कैन बी मेजर्ड। और तीसरा है इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज ए फंक्शन ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, ये फंक्शन है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल का। ठीक है, आप ऑल ऑफ द अबव नहीं करेंगे इसके अंदर, बहुत लोग हैं जो ऑल ऑफ द अबव कर देते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव स्ट्रेस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज ए फंक्शन ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 क्वेश्चन है राइज ऑफ वाटर टेबल अबव द ग्राउंड सरफेस। वाटर टेबल, राइज ऑफ वाटर टेबल अबव द ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड सरफेस के ऊपर यदि वाटर टेबल आपका राइज कर रहा है तब क्या होगा, तो आपका इसमें लिखा है इक्वल इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर एंड टोटल स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस की चेंजेस की बात कर रही है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस में कोई चेंज ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम टोटल, यदि इफेक्टिव स्ट्रेस में हमको कोई चेंज नहीं लाना है तो टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर में क्या होगा, इक्वल इंक्रीज डिक्रीज जो भी करना है इक्वल इंक्रीज करेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दोनों को बराबर ही चेंज करेंगे ना, इक्वली टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर इक्वली इंक्रीज करेंगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस में कोई चेंज नहीं आएगा, रिमेन्स अनचेंज रहेगा। यही बात यहाँ है कि राइज ऑफ वाटर टेबल अबव द ग्राउंड सरफेस कॉज इक्वल इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर एंड टोटल स्ट्रेस, तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होंगे आपके, अनचेंज होंगे। तो ये इसका आंसर होगा ए। ठीक है, और ऐसा लेक और रिवर का केस में हो सकता है, वाटर टेबल सरफेस से ऊपर होता है, वहाँ ग्राउंड लेवल से ऊपर होता है, तो लेक या रिवर हो सकती है, तो वहाँ पे यदि इफेक्टिव स्ट्रेस रिमेन्स अनचेंज तब रहेगी जब आपका टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, सेम इक्वली इंक्रीज करें, तब जाके वो रिमेन्स अनचेंज रहेगी। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 49 तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 50 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। यदि कुछ आपको अच्छा लगे बुरा लगे उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू दोस्त।